नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजधानी पटना में अब ट्रैफिक जाम पुराने दिनों की बात हो जाएगी। फ्लाईओवर की फहरिस्त में आज एक और फ्लाईओवर जुड़ गया। सीएम नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक के नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के जरिए कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी महज 10 मिनट में तय होगी। अब 10 मिनट में पहुंचिए कंकड़बाग से एयरपोर्ट। बिना जाम में फंसे गांधी मैदान से जाइए कंकड़बाग। जी हां, जाम से निजात दिलाने के लिए पटना वासियों को फ्लाईओवर का एक और तोहफा मिला है। ये तोहफा है आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक नए फ्लाईओवर का। इस नए फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस फ्लाईओवर के खुल जाने से कंकड़बाग, करबिगहिया, बुद्धमार्ग और एयरपोर्ट जाने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी 10 मिनट में तय होगी। इस मौके पर सीएम नीतीश ने आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए और भी फ्लाईओवर का तोहफा देने के संकेत दिए। उद्घाटन करते हैं तो उसको पूरा उसका भ्रमण करते हैं, और जो पहले से कुछ और जगह प्रस्तावित है उसको भी ऐसे मौके पर हम देखते हैं। यहाँ का पूरा देखने के बाद 2 जगह और हम देखेंगे और सब लोगों को दिखाएंगे ताकि तेजी से काम हो। और कितना अच्छा लग रहा है आप देख लीजिए, आप लोगों को खुद ही महसूस होगा। अब जरा इस नए फ्लाईओवर के बारे में जान लीजिए। 104 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है फ्लाईओवर। 2015 में फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। मीठापुर कंकड़बाग जाना होगा आसान। गांधी मैदान जाने में भी सुविधा होगी। विधानसभा, एयरपोर्ट भी जाना आसान। वीरचंद पटेल पथ भी जा सकेंगे। बेली रोड पर दबाव कम होगा। 628 मीटर लंबा है फ्लाईओवर। जाम से मुक्ति और समय की बचत होगी। इस पुल का मकसद था कि पटना के बेली रोड पर जो ट्रैफिक का लोड है उसे बहुत हद तक कम किया जा सके। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में विपक्ष की गुंडागर्दी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। जेडीयू समर्थकों ने आज तेजस्वी के स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन दिया। तेजस्वी यादव स्कूल चलो, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा जेडीयू समर्थकों का कहना है। मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी विधायकों की हरकत पर जेडीयू ने पलटवार किया है। तख्ती और बैनर लेकर जेडीयू समर्थक पटना के शेखपुरा के राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल को आवेदन दिया। जेडीयू समर्थकों का कहना है कि तेजस्वी यादव को आगे पढ़ाई की जरूरत है। इनका बुद्धि मंद बुद्धि हो गया है, इनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ इनको एडमिशन कराने के लिए लाया गया है कि इनका एडमिशन हो। और प्रिंसिपल साहब ने भी आश्वस्त कर दिया है कि मंद बुद्धि का एक क्लास चलती है, इनको मंद बुद्धि से अच्छा मतलब बौद्धिक शिक्षा मिल सकती है। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी जेडीयू कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर तेजस्वी दाखिला लेना चाहेंगे तो उनको स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती, और इनके अगर अभिभावक आते हैं एडमिशन कराना चाहते हैं तो किस कक्षा लायक हैं तो देख के किया जा सकता है। मंगलवार को विधानसभा में हंगामे के बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उस पर बुधवार को जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए तंज कसा था। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की है, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तुमको भी मेरी सलाह है, अपनी कब्र मत खोदो, जबान पर लगाम रखो, वरना 9वीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब तेजस्वी की शिक्षा पर सवाल उठा हो। सवाल है कि क्या तेजस्वी की पढ़ाई उनके राजनीतिक करियर में बाधक बन रही है। सवाल ये भी है कि 2 दिनों तक विधानसभा और विधान परिषद में जो हुआ वो तेजस्वी की अपरिपक्वता का नतीजा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जिस बिल को लेकर इतना सब कुछ बवाल हुआ,
उस बिल को लेकर यानी विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर विधानसभा में हुए बवाल के बाद आज बिहार के डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मीडिया के सामने आए। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बिल को लेकर अफवाह फैलाए जा रहे हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल पर विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। हंगामे पर उतारू विधायकों को जब सरकार के मंत्री समझाने में नाकाम रहे तो सरकार के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और एक एक कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। पुलिस सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021, यह अधिनियम राज्य के विकास एवं व्यापक हित में कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को एक समर्पित, प्रशिक्षित, कुशल, पूर्णतः सुसज्जित एवं मल्टी डोमेन सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले राज्य के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि इस अधिनियम से पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन डीजीपी एसके सिंघल ने साफ कर दिया कि ये बिल सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो इस अधिनियम के दायरे में आएंगे, यानी विशेष सशस्त्र पुलिस का दायरा सिर्फ उन प्रतिष्ठानों तक ही सीमित होगा जहां उनकी तैनाती होगी। आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए 197 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है। केवल यह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। अधिनियम की इसी धारा पर विपक्ष को सबसे ज्यादा ऐतराज है, यानी धारा 15। लेकिन सरकार ने साफ किया कि इस धारा से केवल उन्हीं परिस्थितियों में संदिग्धों की गिरफ्तारी का विशेष अधिकार होगा जो विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनाती के दायरे में आएंगी और गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार संदिग्ध को राज्य पुलिस को सौंपना होगा। आप सभी हवाई अड्डों में गए हैं और जानते हैं कि हवाई अड्डा में अगर आप भी पाते हैं कि कहीं उग्रवादी गतिविधि है या कोई व्यक्ति कोई एक्सप्लोजिव, कोई बॉम्ब को कहीं छिपाते हुए पाया जाता है, तो मुझे भी विश्वास है कि आप सभी यही चाहेंगे कि वहाँ जो तैनात पुलिस है, जो सैन्य पुलिस है, वो अविलंब कार्रवाई करे। ये जो प्रावधान है वारंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी की, यह मात्र जनता की सुरक्षा और हित के लिए बनाया गया है। यही नहीं, चैतन्य प्रसाद ने यह भी तर्क दिया कि इस तरह के कानून पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले से ही लागू हैं और इस कानून का आधार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। लगातार विकास के क्रम में नई संस्थाओं, नई प्रतिष्ठानों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे नया पटना मेट्रो बनने वाला है, उसमें भी आवश्यकता होगी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर बिहार सैन्य पुलिस की भी 2 वाहिनियां इसी काम के लिए बनाई गई हैं और इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं अन्य राज्यों में इस कार्य हेतु जो शक्तियां प्रदत्त हैं उसी के अनुरूप बिहार सैन्य पुलिस को भी इसी तरह की शक्तियां दी जा रही हैं। विपक्ष को इस बात पर भी ऐतराज है कि इस कानून के बाद विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों को दोषी होने के बावजूद दंड देने का अधिकार नहीं होगा। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी।
पहले सरकार और सरकार के मंत्री, फिर सरकार के आला अधिकारी, हर मोर्चे पर विपक्ष को समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच विधानमंडल में 2 दिनों के हंगामे के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। श्री संजय कुमार तिवारी बिहार विधानसभा में मंगलवार को जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश ने देखा। बुधवार को विधान परिषद में विपक्ष ने जो हरकत की वो भी सबने देखा। जो सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सफाई दी जा रही है। पूछना चाहते क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इशारों ही इशारों में पुलिस को घुड़की भी दे दी। अब तो ज्यादा दिन, कितना दिन कोई एक पद पे रहेगा? मुख्यमंत्री के पद पे कोई परमानेंट आज तक तो हुआ नहीं। और ये अधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। सरकार कब पलटेगी कोई ठीक नहीं है। विधानसभा की घटना के विरोध में आरजेडी ने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान भी किया है, जबकि कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दिया। अगर हम विधानसभा के अंदर कानून को तोड़ते हैं तो आप हमको मार्शल से पकड़ के बाहर निकलवा सकते हैं, आप हमको हाउस से एक्सपेल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पिटवा नहीं सकते। विधानसभा की घटना के लिए बीजेपी ने तेजस्वी यादव को दोषी ठहराया है। दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एक तो तेजस्वी यादव और उनके लोगों ने मर्यादाएं तोड़ी और अब तेजस्वी अधिकारियों को धमका रहे हैं। जिस तरह से अध्यक्ष और सभापति पर हमला किया गया है, ये दुनिया के किसी भी ऐसा सदन में नहीं हुआ होगा जो बिहार के अंदर हुआ है। चोरी भी है सीना जोड़ी भी, कोई कहावत है ना, चोरी भी सीना जोड़ी भी। ये अधिकारियों को धमका रहे हैं कि हम आएंगे तो बताएंगे, लेकिन हमको जो लग रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। न कभी आएंगे न बिहार की जनता इनको मौका देगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पुलिस का दुरुपयोग किया, लेकिन कुछ सवाल विपक्ष पर भी है। विधानसभा अध्यक्ष को चैम्बर के अंदर किसने रोका? स्पीकर पर किसने कागज उछाला? श्री संजय कुमार तिवारी विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक कौन पहुंचा और मार्शलों के साथ दुर्व्यवहार किसने किया? ये सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था विधानसभा के अंदर हुआ, और ऐसा होते हुए बिहार की जनता ने देखा भी। क्या ऐसा होना चाहिए था? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह, शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें शराब माफिया को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। सीएम ने कहा कि त्योहार को लेकर पूरी सतर्कता बरतें और कोई कितना भी प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति हो, किसी को नहीं छोड़ना है। होलिका दहन और शब बारात एक ही दिन है, इसे लेकर भी विशेष निगरानी का आदेश दिया गया। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। और होली के ठीक पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुंबई, दिल्ली से लेकर बिहार तक कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। अररिया में एक दिन में 45 नए मामले सामने आए हैं। जरूरत है सतर्क रहने की, ताकि रंग में भंग न पड़ जाए। फिर डराने लगा है कोरोना।
देश भर में बढ़ रहे मामले। असावधानी रंग में कहीं भंग न डाल दे। देश में कोरोना संक्रमण और सख्ती के 1 साल बीत चुके हैं। शुरुआती दौर में कोविड के केस लगातार बढ़ते रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते केस में कमी आती गई। साल 2021 आया तो नए साल में पाबंदियां हटाई गई। फिर से देश भर में लगने लगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में जिस तरह से कोरोना के केस महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़े, तो फिर से संक्रमण का खतरा भी डराने लगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही 53,476 नए केस आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 251 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 महीने पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना के केस दर्ज हुए थे। जाहिर तौर पर रंगों का त्योहार होली आने वाला है। इससे पहले जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं रंग और उमंग के पर्व में कोरोना खलल न डाल दे। तभी तो होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना जंक्शन पर महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को फौरन क्वारंटीन भी किया जा रहा है। और ये देखिए, कोविड जांच सेंटर जो है वो एक बनाया गया है कि जो भी बाहर से अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे इनका थर्मल चेकिंग किया जाएगा। पिछले दिनों जांच में कोई पॉजिटिव भी पाया गया? हाँ, पॉजिटिव रात में एक पॉजिटिव पाया गया है। उनका रिपोर्ट व्हाट्सएप पे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और हमारे अब जितने भी मेडिकल टीम है वो अपने लगे हुए हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी चल रही है और तीनों टीम काम कर रहे हैं। कोरोना से डरने वाली स्थिति इसलिए भी है क्योंकि कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। महाराष्ट्र और पंजाब में खतरनाक तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। जाहिर तौर पर हमें संक्रमण से बचाव के लिए खुद कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि रंगों का पर्व आने वाला है। ऐसे में होली में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि होली पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। क्योंकि त्योहार में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है। सर्दी जुकाम होने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए रंगों का पर्व सतर्क होकर मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, ये जरूरी है। तो आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, आपकी जागरूकता ही आपका ढाल है, आपकी सजगता ही आपका सुरक्षा कवच है। इस बात का ध्यान जरूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड टीकाकरण अभियान के बढ़ते रफ्तार के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार क्रिकेट लीग की, जिसका दूसरा सेमीफाइनल अभी चल रहा है। तो पटना में पहली बार क्रिकेट का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएल की तर्ज पर 5 टीमों के बीच मैच कराए गए। अब इस दौरान ऊर्जा स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच चढ़ चढ़कर बोला। कोरोना संक्रमण को लेकर स्टेडियम में आम दर्शकों के जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के दीवानों का आनंद कम नहीं हुआ। बीस जनवरी से 24 जनवरी तक पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 5 टीमों के बीच लीग मैच कराए गए। कई खिलाड़ियों ने इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया और फिर सेमीफाइनल में 2 टीमों को जगह मिली। पहले मैच में 2 बजे से पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला हुआ, जबकि शाम 6 बजे से भागलपुर बुल्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच मुकाबला जारी है। पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला। ठोस शुरुआत के बाद लड़खड़ाई पटना की पारी। पटना के ओपनर शकीबुल गनी ने बनाए 48 रन। 20 ओवर में पायलट्स ने 7 विकेट पर बनाए 167 रन। जवाब में उतरी अंगिका एवेंजर्स की सधी हुई शुरुआत।
फाइनल में फिर भी अंगीकार नहीं बना सकी जगह। भागलपुर बुल्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच दूसरा मैच। फाइनल में हम लोग जिस तरह से खेल रहे हैं उसी तरह से हम लोग का मोमेंटम जीत का बना, जो अभी 2 मैच से हम लोग रेगुलर जीत रहे हैं वैसे ही हम लोग का मोमेंटम बना रहेगा और हम लोग पूरा पॉजिटिव होकर खेलेंगे। सेमीफाइनल तक की यात्रा में टीमों ने 4-4 मैच खेले, जिसमें अंगिका एवेंजर्स 3 जीते 1 हारे, दरभंगा डायमंड्स ने 3 जीते 1 हारे, भागलपुर बुल्स को 2 में जीत मिली तो 2 में हार, पटना पायलट्स ने भी 2 मैच जीते और 2 हारे। गया एकमात्र टीम रही जिसने एक भी मैच नहीं जीता। अभी देखिए रूट लेवल पर जिला के बच्चे, उसके बाद स्टेट प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, 3 तरह के बच्चों को एक साथ खेलने का मौका मिला, इससे बड़ी संभावना है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कई तरह के सवाल और आशंकाएं थी, लेकिन बीसीए के सहयोग से आयोजकों ने टूर्नामेंट को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। अब शुक्रवार को बीसीएल के पहले सीजन का फाइनल होना है, जिसका इंतजार पटना के साथ ही बिहार भर के क्रिकेट प्रशंसकों को है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।